हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में और ये है टॉपिक नंबर 6 है, क्योंकि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ हैं और ये सारे एमसीक्यूज़ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि एचएसएससी के द्वारा डिफरेंट शिफ्ट में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं और हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़ एमसीक्यू फॉर्म में। तो आपका ये 6th नंबर का टॉपिक है और टॉपिक है एटम। और आप सभी को पता होगा 9th और 10th दोनों में ही ये टॉपिक मिल जाएगा आपको, एटम एंड मॉलिक्यूल। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। चूँकि हमारे ग्रुप डी में साइंस जो है वो 25 मार्क्स की आएगी तो काफ़ी अच्छा वेटेज रखेगी। और अगर जीएस या फिर जीके में भी क्वेश्चन पूछे गए तो फिर साइंस का 1-2 क्वेश्चन अगर और आ गया तो ये लगा के चलो कि साइंस की वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? कि हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक, रदरफोर्ड, बोर या न्यूटन। 1932 में चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से, मतलब वहाँ पर क्या की, बम्बार्डिंग की, किसकी? अल्फा जो पार्टिकल्स हैं उनकी, और एक मूलभूत कण न्यूट्रॉन की खोज की। ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। उसके अलावा जो हमारा न्यूट्रॉन होता है ये क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता। जैसा कि आप सभी को पता होगा, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, लेकिन न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। अगर बात करें इसके द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए 1.67 × 10⁻⁻⁻27 किलोग्राम होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन की अपेक्षा ज़्यादा होता है। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने 1919 में, प्रोफेसर जो रदरफोर्ड थे, इन्होंने कैनाल रे को एक नाम दिया था प्रोटॉन, और परमाणु नाभिक की खोज का श्रेय भी हमारा रदरफोर्ड को जाता है। क्यों? अगर आपसे पूछा जाए कि हु डिस्कवर द ये क्या था ना, हाँ, हु डिस्कवर द न्यूक्लियस, तो आपका रदरफोर्ड आना चाहिए आंसर। और कैनाल रे का भी क्या आना चाहिए? आपका रदरफोर्ड आना चाहिए। कैनाल रे को नया नाम दिया था इन्होंने, प्रोटीन। और बाकी अगर खोज का श्रेय पूछें कि डिस्कवर किसने की थी, मतलब नाभिक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, तो वो आपका रदरफोर्ड होना चाहिए। और न्यूट्रॉन का हमारा क्या है? चैडविक है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे पीएच स्केल पर वाटर जो होता है ना एसिड ना बेस, न्यूट्रल होता है, ऐसे ही यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए मेंडलीव की आवर्त सारणी और मोजले की तो ऑब्वियसली की मॉडर्न फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। तो उससे पहले मेंडलीव थी, उस मेंडलीव ने भी आवर्त सारणी को समझाया। और उससे पहले क्या है कि कुछ जो हमारे ये थे, मतलब जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से तत्वों को समझाया, फिर अगले ने परमाणु क्रमांक के हिसाब से समझाया। तो 9th क्लास में आपकी पीरियोडिक टेबल दी हुई है, उसको एक बार ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। इन्होंने पूछा है 20 वाले तत्व। अरे ये भी पता होगा आपको कि भाई आवर्त किसे कहते हैं, सारणी, वो आवर्त कितने हैं इसमें, तो वो आपको पता होना चाहिए कि भाई लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है। परमाणु क्रमांक, अगर मैं कहूँ कि एटॉमिक नंबर 20 वाला एलिमेंट है तो ये कौन से आवर्त में आएगा, कहाँ पे रखा जाएगा? क्योंकि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, कैल्शियम आएगा यहाँ पे जो तत्व होगा वो कैल्शियम होगा। तो ये आवर्त संख्या कौन से में आएगा? ये आएगा आवर्त नंबर 4 में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर आवर्त नंबर 4 में कैल्शियम, अगर उसका एटॉमिक नंबर 20 है तो आपको पता होना चाहिए कौन से आवर्त में बैठेगा। जब आप आवर्त सारणी में बाईं ओर चलते हैं, मतलब लेफ्ट की ओर जाते हैं, तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका परमाणु क्रमांक कैसा हो जाएगा? एक समान रहेगा या फिर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? ये कोई रिएक्शन थोड़ी है कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। उसका अगर आप बाएं ओर जा रहे हो तो घट जाएगा, और दाएं ओर जा रहे हो तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। देखो लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो ऑब्वियसली बढ़ते क्रम में दिखाई देगा, और अगर दाएं से बाएं आ रहे हैं तो वो घटते क्रम में दिखाई देगा। और ये परमाणु क्रमांक का मतलब है एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है। ठीक है, मोजले की जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है। आवर्त सारणी में विद्युत तत्वों की संख्या लगभग कितनी है? तो 118 है भाई। उसके अलावा है आवर्त सारणी में तत्वों को डैश के अनुसार रखा गया है। जो हमारी मॉडर्न है ना पीरियोडिक टेबल, उसमें तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से ही रखा गया है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से, और इससे पहले एटॉमिक मास के हिसाब से भी था, लेकिन अभी के बारे में पूछा आवर्त सारणी में तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से।
से क्वेश्चन आ भी जाएगा, इसमें देख लेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक मतलब ये मोजले के पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है। उत्कृष्ट गैसों को तत्व के किस समूह में रखा है? जो हमारी नोबल गैस है, जो नॉन रिएक्टिव गैस है, नियोन हो गया, आपका आर्गन हो गया, ये सारी क्या है, क्रिप्टॉन हो गया, नियोन हो गया, तो ये 18वें आवर्त में रखा गई है। और ये क्वेश्चन बहुत बार है, तो 18वां आवर्त याद रखना, निष्क्रिय गैसों का समूह है। डैश सारणी कुछ विशेष कारकों पर आधारित रासायनिक तत्वों की एक व्यवस्थित व्यवस्था है, ये क्या है? आवर्त सारणी है ऑब्वियसली, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आवर्त सारणी का जो जनक है वो कहता है, वो किसको कहा जाता है? दिमित्री मेंडलीव को कहा जाता है, जिन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से टेबल को बताया था। फिर आए थे मोजले, मॉडर्न फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से टेबल को अरेंज किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक हेनरी मोजले है, और वैसे आवर्त सारणी पूछे तो दिमित्री मेंडलीव है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं? आपके 7 आवर्त हैं, गिन लीजिएगा, और उसमें समूह होते हैं 18, और टोटल अगर हम अब तक की बात करें आवर्त सारणी में तत्व कितने हैं, तो वो आपका 118। डॉबरनियर के बारे में भी आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यदि एक परमाणु का मास नंबर मतलब द्रव्यमान और एटॉमिक नंबर मतलब जो हमारा क्रमांक है 39 और 19 है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? ध्यान रखिएगा, जब हमसे प्रोटॉन निकालने को बोलता है तो कैसे निकालते हैं? एक तो होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर मतलब उसमें उपस्थित प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन की संख्या, और एटॉमिक मास में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो दिए हुए हैं उनको जोड़ दो, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर निकालना है तो उसमें से आपको प्रोटॉन की संख्या निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आएगा उसमें आपका 19 आएगा, ऑप्शन नंबर ए 19। कैसे? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, ऊपर हमें क्या दिया है, जो हमारा मास नंबर है वो 39 है, और जो हमारा एटॉमिक नंबर है 19 है, तो ऑब्वियसली जो एटॉमिक नंबर है वही हमारी प्रोटॉन की संख्या है, तो 19 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे घटाना नहीं है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी कि अगर हमसे प्रोटॉन पूछा है तो प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है? उस तत्व का एटॉमिक नंबर जितना उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर मास पूछते हैं तो भाई दोनों की संख्या को जोड़ दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। नेक्स्ट है, सोने के लिए कौन सा चिन्ह, हाँ तो आपको पता है कि गोल्ड इज नॉन रिएक्टिव, वो ऑक्सीजन के साथ या पानी के साथ, ऐसा थोड़ी होता है आपने सोने की चेन पहनी है और कुछ दिनों में वो पीतल की बन जाएगी या फिर उसका कलर चला जाएगा, चाहे डेली पहनो, नॉन रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर गोल्ड के लिए पूछा है, साइन क्या होता है, तो Ag को चांदी कहते हैं, Pb को आपको शीशा कहते हैं, Sn को टीन कहते हैं, और Au को गोल्ड कहते हैं। आवर्त सारणी में किस आवर्त में S और P ब्लॉक दोनों आएंगे? तो आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में S ब्लॉक भी आएगा, P भी आएगा। SPDF का आपको पता होना चाहिए, आवर्त सारणी के जो आवर्त संख्या है 2 में, उसमें तो S ब्लॉक आ जाएगा, मतलब 2 तत्व होंगे, लिथियम होगा और बेरियम होगा। P ब्लॉक में आपके ये आ जाएंगे BCNOF, जो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे आएंगे। इस तरह आवर्त संख्या में 3 में तो S ब्लॉक के आएंगे, और हमारा जो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये आपके सोडियम और मैग्नीशियम हो गया, ये P ब्लॉक के अंदर आते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, तो ये आपके किस में आएंगे, आपके P ब्लॉक में आएंगे। ध्यान रखिएगा, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा पीरियोडिक टेबल, रोज़ डेली पढ़ लीजिएगा, एटलीस्ट आपको थोड़ा नंबर, थोड़ा एटॉमिक मास, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन वहीं से आते हैं, एक तो नोबल गैस से क्वेश्चन आ जाता है, एक आपका जो मोस्ट मतलब क्या ही कहूँ, रिएक्टिव हो गए एलिमेंट्स, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, इनसे हो गया, और आपका गैसेज से हो गया, वही हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इनसे ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। बाकी आपका नॉर्मल होता है कि भाई 7 आवर्त होते हैं और 18 ग्रुप बनाए गए हैं। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के कितने अंश के रूप में होती है? अगर मान लो एक परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, एटॉमिक मास है, उसकी आपको परिभाषा कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान से बनानी, तो ये कितना भाग होगा? 1/12 होगा। AMU क्या होता है? AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान इकाई, इस इकाई को डाल्टन इकाई भी कहा जाता है। 1960 से पहले ऑक्सीजन के 1/16वें भाग के रूप में परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में जाना जाता था। तो क्या कहेंगे भाई इसका कहेंगे 1/12, कि कोई भी अगर एटॉमिक मास है उसकी इकाई की परिभाषा कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के रूप में देनी है, तो 1/12 भाग आपको लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और 1960 से पहले क्या होता था? 1/16वें भाग को परमाणु द्रव्यमान माना जाता था, लेकिन 1960 से पहले अब 1/12 है, ठीक है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में एक तत्व की स्थिति इसकी संख्या से निर्धारित होती है। ऑब्वियसली नंबर ऑफ द प्रोटॉन कितने हैं उस एलिमेंट्स के, तो उसके आधार पर होगी। आवर्त सारणी में जो एलिमेंट्स है परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर के आधार पर रखे गए हैं, जो मॉडर्न है हमारी, ध्यान रखिएगा, जो मॉडर्न है, जो मोजले ने हमें रिप्रेजेंट की है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल, उसके आधार पर एटॉमिक नंबर के आधार पर उन्होंने टेबल बनाई है।
है और परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या होती है कि उस एटम में, उस परमाणु में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति क्या है या प्रोटॉन की संख्या क्या है, तो उस पर आधारित है। तो कैसे रखे गए हैं भाई आवर्त सारणी में तत्व उसके प्रोटॉन की संख्या से। निम्न में से कौन सी तत्व के एक रासायनिक गुण का निर्धारण करती है, मतलब वो कैसा होगा। तत्व के रासायनिक गुण का मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, वो भारी है, हल्का है, जो भी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तत्वों में रासायनिक गुण मतलब रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, इसके दौरान दिखाई देने वाले जो गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन ही तय करते हैं कि तत्व अभिक्रिया में भाग लेगा या नहीं लेगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि इलेक्ट्रॉन को भरने की एक आपकी ना वो होती है, रेंज होती है, जैसे 2, 8, 8, 18, 18 ऐसा होता है। आप 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते। फिर हमारी शेल होती है KLMN, 4 शेल होती है हमारी, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। मान लो कि भाई मेरे पास लास्ट वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मुझे 7 देना ज़्यादा ईजी रहेगा या फिर मैं किसी से एक लेके अपने आप को बैलेंस कर लूँ, तो ऑब्वियसली मैं ले लूँगा। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ही तय करते हैं कि उस तत्व का रासायनिक गुण कैसा है। किसका आकार सबसे बड़ा होगा, SC3, Y3+, La3+ या फिर AC। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर का पेपर है, 2017 में पूछा गया। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा रेडियस ऑफ एटम होता है वहाँ पर बढ़ जाता है ऊपर से नीचे जाने पर। जैसे हमारे ये जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रुप संख्या 3 के हैं, SC, YLA, SC, ये चारों तत्व एक ही समूह संख्या के हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा है, जो सबसे लास्ट में है, तो वो आपका AC3+ है। बाकी मुझे नहीं लगता है पूछा जाएगा क्वेश्चन, 2017 का है। और यहाँ से एक बार आप ना पीरियोडिक टेबल देख लीजिए। मेरे को तो ज़्यादा जो मोस्ट फेमस होते हैं ना एलिमेंट्स, उन्हीं में से लग रहा है कि उन्हीं में से क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट है जर्मेनियम, और आपका ये लिखा हुआ है जबकि प्रमाणित और आयनिक त्रिज्या समान क्यों होती है। क्यों होती है भाई, क्योंकि ये लेंथानाइड संकुचन होता है इनमें लेंथानाइड कंप्रेशन के कारण ये क्या होते हैं, दोनों के ही आयनिक त्रिज्या समान होती है। अभी हमने क्या पढ़ा कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है, रेडियस बढ़ जाती है एटम की। तो लेंथानाइड तत्वों में बाएं से दाएं मतलब आपका जो हाथ है बाएं और दाएं वहां पे रख के देख लो, उसके आकार में कमी आएगी, लेंथानाइड कंप्रेशन होगा, क्योंकि लेंथानाइड में 4f कक्ष ऑर्बिटल का आकार और ये परमाणु में अधिक अंदर स्थित होने के कारण इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम हो जाता है। इसीलिए बाह्य इलेक्ट्रॉन पर केवल नाभिक का आकर्षण बल काम करता है, जिससे आकार में कमी आ जाती है। मैं सिर्फ 15 ही क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा क्या कहूँ मैं कि भाई आपको पता होना चाहिए हर चीज़ का, उस पर डिपेंड है। थोड़ा आपको एक बार चैप्टर पढ़ने की बहुत ज़रूरत है एटम के बारे में। और 9th क्लास की NCERT ले लो, हिंदी मीडियम ले लो, इंग्लिश मीडियम ले लो, जो भी आपको पसंद है उससे एक बार चैप्टर पढ़ लो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एटम के ही क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, सारी चीज़ें भी पता चलेंगी, सारे जो हमारे पीरियोडिक टेबल के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।